नाज़रीन, पिछले 48 घंटों में इतना कुछ हो गया है कि मेन स्ट्रीम मीडिया ने अभी तक उसके टुकड़े असेंबल नहीं किए, और इन 48 घंटों के अंदर दुनिया बदल चुकी है। दुनिया 48 घंटे पहले कुछ और थी और अब कुछ और है। और जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, आप वाकई इस बात पर यकीन करने लग जाएंगे। इजरायली मिलिट्री चीफ ने पब्लिकली स्टेटमेंट दी है कि आईडीएफ, इजरायली डिफेंस फोर्सेस कोलैप्स होने वाली हैं, बिखरने वाली हैं। रशिया का ऑयल रेवेन्यू इस महीने डबल हो गया है, $24 अरब। ईरान ने बहरे हुर्मुज़ पर बाकायदा तौर पे टूल टैक्स, टूल बूथ लगा दिया है और अब उसने पेमेंट वसूल करना शुरू कर दी है, वो भी चाइनीज करेंसी में। इससे पहले ये खबर थी, अब ये होने लग गया है। अमेरिकन एफबीआई डायरेक्टर का पर्सनल ईमेल ईरानियन हैकर्स ने हैक कर लिया है। और पाकिस्तान इस वक्त सालिस है वॉशिंगटन और तेहरान के बीच। अब यह भी कंफर्म हो चुका है, ये जंग नहीं है, ये रीअलाइनमेंट है। दुनिया का ऑपरेटिंग सिस्टम रीराइट हो रहा है, दोबारा से लिखा जा रहा है। और आज मैं आपको हर चीज स्टेप बाय स्टेप अगले चंद मिनट में बड़ी आसान लफ्जों में समझाने जा रहा हूं। सबसे पहले शॉकिंग डेवलपमेंट जो है वो है इजरायली मिलिट्री चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल इयाल ज़मीर। नाम सुन लीजिए, गूगल कर सकते हैं आप। इसने कल इजरायली कैबिनेट को बैठ के एक वार्निंग दी है जो अब जाके आज जाके पब्लिक हो गई है। उसके एग्जैक्ट वर्ड्स पता क्या थे? टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक आईडीएफ इज गोइंग टू कोलैप्स इन ऑन इटसेल्फ, यानी आईडीएफ अपने ही वजन के तले दबने जा रही है। मैं आपके सामने 10 ऐसे रेड फ्लैग्स रेस करने जा रहा हूं और यह समझिए कि यह आदमी ऐसा क्यों बोल रहा है। इयाल ज़मीर, दोबारा कहता हूं, इयाल ज़मीर, ये इजराइल की पूरी मिलिट्री का चीफ है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, सबसे सीनियर मिलिट्री ऑफिसर है, और वो अपनी ही गवर्नमेंट को कह रहा है कि उसकी आर्मी कोलैप्स होने वाली है। नंबर से साबित करते हैं, नंबर्स क्या हैं? यरूशलेम पोस्ट के मुताबिक आईडीएफ को इस वक्त 12,000 फौजियों की अर्जेंट शॉर्टेज है। कॉम्बैट ट्रूप्स, मैदान में लड़ने वाले फौजियों की। मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो मेडिकल कोर के हैं, जो इंजीनियरिंग कोर के, लड़ने वाले फौजियों की। गेट अवे पंडित की रिपोर्ट के मुताबिक एस्टिमेट्स सजेस्ट आईडीएफ इज शॉर्ट टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ट्रूप्स पर्टिकुलरली इन कॉम्बैट रोल्स। ज़मीर ने और क्या डिमांड किया, जो आर्मी चीफ है उनका? वो कहता है सबसे पहले कॉन्स्पिरेशन लॉ चाहिए, मतलब ज्यादा लोगों को फौज में भरना पड़ेगा। आप एक बात याद रखिए कि हर इजरायली शहरी को 2 साल फौज में लगाने पड़ते हैं। दूसरा, रिजर्व ड्यूटी लॉ चाहिए है, मतलब जो लोग ऑलरेडी रिटायर हो चुके हैं उनको वापस लाना पड़ेगा। तीसरा, मैंडेटरी सर्विस एक्सटेंड करना पड़ेगी। अभी 30 महीनों की या 2 साल की सर्विस है, ज़मीर चाहता है कि यह सर्विस 36 मंथ की हो जाए। लेकिन असली प्रॉब्लम पता क्या है? इजराइल में एक ग्रुप है, उसका नाम है हरेडी, मतलब अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स जूस, कट्टरवादी यहूदी, जिन्हें मिलिट्री सर्विस से एग्जेम्प्ट रखा गया है मजहबी रीजंस की वजह से। ये जो आपको नजर आते हैं ना, जिनके बाल बड़े होते हैं, टोपी पहनी होती है, दाढ़ी होती है, ये बेसिकली ऑर्थोडॉक्स जूस कहलाते हैं। और इनको इस्तिस्ना हासिल है कि ये मिलिट्री सर्विस ना भी करें तो खैर है। और अभी जो है वो 1 लाख जवान हरेडी मिलिट्री एज के हैं, यानी 1 लाख जवान ऐसे हैं इजराइल के अंदर जो कि बेसिकली वहां के एक तरह से दीनी तालीम हासिल कर रहे हैं, और वो इस उम्र के हैं कि वो इजरायली फौज में भर्ती हो सके। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट ने एक इंटरव्यू में कहा है कि अगर इनमें से सिर्फ 5वां हिस्सा भी रिक्रूट हो तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि 12,000 चाहिए आपको। लेकिन नेतन्याहू की गवर्नमेंट इस बिल को पास नहीं कर पा रही, उसके सियासी रीजंस हैं। और इस बीच आईडीएफ मल्टीपल फ्रंट्स पे स्ट्रेच्ड है, यानी मुख्तलिफ वो हिस्सों में लड़ रही है। गजा में ऑपरेशंस चल रहे हैं, लबनान बॉर्डर पे हिजबुल्लाह से जंग चल रही है, वेस्ट बैंक में टेंशंस है, और अब ईरान के साथ फुल स्केल वॉर है। ज़मीर ने, आर्मी चीफ ने, एक वार्निंग दी है। वो कहता है बिफोर लॉन्ग द आईडीएफ विल नॉट बी रेडी फॉर इट्स रूटीन मिशंस एंड द रिजर्व सिस्टम विल नॉट होल्ड। इजरायली नेशनल न्यूज ने कोट किया है, ज़मीर ने कहा है कि रिजर्व फोर्स इज हैविंग डिफिकल्टी कैरिंग द बर्डन। रिजर्व फोर्स से यह काम नहीं हो पा रहा है, और जो आईडीएफ, हमारी जो फौज है, वो तैयार नहीं होगी बाकी मिशंस करने के लिए। हम इसको सस्टेन नहीं कर पाएंगे। ये इजराइल की अपनी मिलिट्री लीडरशिप बोल रही है। अब नाज़रीन, दूसरी डेवलपमेंट जो सब कुछ बदल देती है, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। ये काइनेटिक स्ट्राइक्स के बारे में नहीं है, ये ट्रूप्स के बारे में भी नहीं है, ये एक चेक पॉइंट के बारे में है जो लरक आइलैंड पर है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने यूएन सेक्रेटरी जनरल को डायरेक्टली कहा है कि ब्लॉकिंग एनिमी शिप्स इन हॉर्मुज़ इज तेहरान लीगल राइट एज अ कोस्टल स्टेट। ये थ्रेट नहीं, ये लीगल क्लेम है।
अब आप समझिए, बात जंग से बाहर निकल आई है। ईरान लीगैलिटी पे खेलना चाह रहा है कि जी चूंकि बहरे हुर्मज हमारा साहिल है, इसलिए हमारा क्लेम है इस पे, जो यहां से गुजरेगा पैसे देगा। ये हो क्या रहा है समझिए। लॉयड्स लिस्ट, ये दुनिया की सबसे रिस्पेक्टेड मैरीटाइम शिपिंग इंटेलिजेंस फर्म है। इनकी रिपोर्ट के मुताबिक पहले जो जहाज थे वो बहरे हुर्मज के बीच से गुजरती थी। नॉर्मली 2 लेन शिपिंग चैनल था ये। अब इन जहाजों को एक डिफरेंट रूट लेनी पड़ रही है, लरक आइलैंड के पास से, जो ईरानी टेरिटोरियल वाटर्स में है। यानी ये तो बहस हो सकती है कि बहरे हुर्मज का इलाका इंटरनेशनल वाटर्स है, लेकिन जो लरक आइलैंड का रूट लेना पड़ रहा है इनको, ये ईरानी पानियों में आता है। इसका प्रोसेस पता क्या है? स्टेप 1, जहाज को अपनी डिटेल सबमिट करना पड़ती है अप्रूव्ड इंटरमीडिएटरीज के जरिए के थ्रू, ठीक है, जो आईआरजीसी से कनेक्ट, जैसे पाकिस्तान है, यानी उसके जरिए, पाकिस्तान के जरिए कोई मुल्क जो है अपनी दरख्वास्त भिजवाएगा कि जी हमारे जहाज को गुजरने दें। डिटेल्स क्या चाहिए? कार्गो, इसके मालिकान कौन है, मंजिल क्या है, कंप्लीट क्रू लिस्ट, इसमें कौन कौन लोग जो है सवार हैं। नंबर 2, आईआरजीसी रिव्यू करती है, सैंक्शन स्क्रीनिंग होती है, कार्गो चेक्स होता है, और जो वो कहते हैं, इसको कहते हैं जियोपॉलिटिकल वेटिंग, वो करती है। अगर अप्रूव हो जाए तो शिप को एक कोड मिलता है, इसको पासदाराने इनकलाब वेसल एस्कॉर्ट करती है, खुद लेके जाती है, शिप वहां से गुजारती है। अगर अप्रूव नहीं होता तो भजन वो नहीं गुजर सकती। लॉयड लिस्ट के मुताबिक 13 मार्च से 25 मार्च तक 26 जहाज इस रूट से गुजरे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, एटलीस्ट 2 शिप्स ने पेमेंट की है। पेमेंट कितने की थी? रिपोर्ट सजेस्ट करती है $2 मिलियन पर ट्रांजिट। पेमेंट की करेंसी क्या थी? चाइनीज युआन। लॉयड लिस्ट की एग्जैक्ट वर्ड्स क्या हैं? वो कहते हैं एटलीस्ट 2 वेजल्स हैव पेड एंड द पेमेंट इज सेटल्ड इन युआन। ईरानियन लॉ मेकर है मोहम्मद रजा रजाई, उनका स्टेटमेंट है फारस न्यूज के मुताबिक। वो कहता है कि वी प्रोवाइड इट्स सिक्योरिटी एंड इट इज नेचुरल दैट शिप्स एंड ऑयल टैंकर्स शुड पे फीस। भाई हम इनको तहफ्फुज़ फराहम कर रहे हैं तो हमें पैसे तो देंगे ही। और ईरानियन पार्लियामेंट का बिल ड्राफ्ट हो रहा है, ईरानियन पार्लियामेंट के अंदर एक कानून बनने जा रहा है इस पे। अब जरा ये समझिए, ईरान ने बहरे हुर्मज बंद नहीं किया, ईरान ने बहरे हुर्मज का इंतजाम संभाल लिया। अब एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि ये ब्लॉकेड नहीं है, ये कुछ और है, ये ज्यादा कुछ पायदार है जो ईरान ने इंट्रोड्यूस करवाया है अपनी इकोनॉमी को सहारा देने के लिए। सिलेक्टिव एक्सेस है, पॉलिटिकल स्क्रीनिंग है, ट्रांजिट फीस है और लीगल फ्रेमवर्क है। अब समझिए कि जो पेमेंट युआन में हो रही है बहुत क्रिटिकल है। मैं पहले भी बात कर चुका हूं इसके ऊपर। ये चाइना की करेंसी है। स्विफ्ट के बारे में बता चुका हूं आपको सिंपल वर्ड्स में। ये वो ग्लोबल मैसेजिंग सिस्टम है जिसे बैंक्स दुनिया भर में पैसा ट्रांसफर करते हैं। अगर आप किसी को डॉलर या यूरो भेजते हो तो वो स्विफ्ट कोड से होकर जाता है। अमेरिका स्विफ्ट को कंट्रोल करता है, मॉनिटर कर सकता है, सैंक्शन लगा सकता है। स्विफ्ट, कौन स्विफ्ट यूज कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, ये पाबंदी भी लगा सकता है। लेकिन चाइना का अपना सिस्टम है CIPS, क्रॉस बॉर्डर इंटरबैंक पेमेंट सिस्टम। सिप्स को अमेरिका नहीं कंट्रोल कर सकता। लॉयड लिस्ट एनालिस्ट के मुताबिक मार्च में सिप्स ट्रांजैक्शंस कंसिस्टेंटली हाई हैं, पिछले साल से भी ज्यादा। अब जरा कनेक्शन समझिए। ईरान पहले ही अपनी 80% से ज्यादा ऑयल रेवेन्यू युआन में रिसीव कर रहा है चाइनीज बायर से। चाइना को बेचता है, युआन में पैसे लेता है। बहरे हुर्मज का जो टोल टैक्स है वो भी युआन में है। बहरे हुर्मज दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट एनर्जी चोक पॉइंट है। अब वहां पर चाइनीज करेंसी ऑपरेट हो रही है और ये चाइना ने प्लान नहीं किया, ये प्लान ईरान ने बिल्ड किया है और एग्जीक्यूट करवाया है। चाइना ने ये तेहरान से काम करवाया है। अब हम रशिया पे आ जाते हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक रशिया की ऑयल एक्सपोर्ट रेवेन्यू 4 ईयर हाई पे है, 4 साल में सबसे बुलंद। मार्च 2022 के बाद जब रशिया यूक्रेन पर अटैक किया गया था, उस वक्त हाईएस्ट ये तब से लेकर अब तक की हाईएस्ट अर्निंग्स है। टेलीग्राफ यूके के मुताबिक रशिया इस महीने $24 अरब की ऑयल बेच रहा है। डेली 760 मिलियन डॉलर्स का जो है वो ऑयल बेचता है। मतलब हर दिन रूस 63 अरब रुपए कमा रहा है सिर्फ तेल बेचने से। क्यों? क्योंकि बहरे हुर्मज इफेक्टिवली बंद है। गल्फ ऑयल आ नहीं रहा। दुनिया को ऑयल चाहिए, रशिया के पास है। पहले रशिया अपना ऑयल डिस्काउंट यानी रियायत पे बेच रहा था सैंक्शंस की वजह से। अब मार्केट प्राइस पे यानी पूरे $100 पर बैरल से भी ज्यादा बेच रहा है। काइव इंस्टीट्यूट की कैलकुलेशंस के मुताबिक अगर यह जंग सितंबर तक चली, रशिया को $250 अरब एक्स्ट्रा रेवेन्यू मिलेगा। $250 अरब। इतना ही पैसा यूक्रेन को इंटरनेशनल एड के फॉर्म में मिलता है टोटल 4 सालों में।
अब आयरनी जरा समझे, अमेरिका ने ईरान पे अटैक किया रशिया को कमजोर करने के लिए, कहीं ना कहीं एक हिस्सा उसका यह भी था। रिजल्ट, रशिया की इकोनॉमी डबल हो गई है। वेस्टर्न सैंक्शंस, मगरबी पाबंदियां रशिया के ऑयल रेवेन्यू रोकने के लिए डिजाइन की गई थी। रिजल्ट क्या निकला? रशिया की ऑयल रेवेन्यू अब 4 साल हाई पर है। रशियन ऑफिशियल दिमित्री मेदवेदेव का स्टेटमेंट है ये, द मोस्ट सिवियर एनर्जी क्राइसिस इन ह्यूमन हिस्ट्री इज अप्रोचिंग। रशिया को इस क्राइसिस की फिक्र नहीं है, रशिया इस क्राइसिस से फायदा उठा रहा है। अब मैं अमेरिका और इजराइल की जो हमले हैं उसकी बात करता हूं। रिपोर्ट्स के मुताबिक 9,000 से ज्यादा टारगेट्स हिट हो रहे हैं। $200 अरब कॉस्ट एस्टिमेट आई है इस पे। सुप्रीम लीडर शहीद, नेवी कमांडर शहीद, एयर डिफेंस जो है वो डिग्रेडेड हो चुका हुआ है, मिसाइल फैसिलिटीज ईरान की बात कर रहा हूं डैमेज हो चुकी है। रिजल्ट क्या है? ये सब करने के बाद जो अमेरिका ने किया, रिजल्ट पता है क्या है? बहरे हुर्मुज अभी भी बंद है, चेक पॉइंट अभी भी ऑपरेट हो रहा है, टूल बूथ जो है ना वहां से टोल टैक्स ईरान कलेक्ट कर रहा है। इजरायली मिलिट्री ऑफिशियल्स रिपोर्टेडली अपनी गवर्नमेंट को बता रहे हैं और टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक कि ईरानियन कैपेबिलिटीज कैन नॉट बी एलिमिनेटेड इन द करंट ऑपरेशन। इस ऑपरेशन में हम ईरानी सलाहियतों को खत्म नहीं कर सकते, ये खुद ईरानी मिलिट्री ऑफिशियल्स रिपोर्टेडली बता रहे हैं। 9,000 टारगेट्स, $200 अरब का खर्चा, मैक्सिमम डिस्ट्रक्शन, जीरो स्ट्रेटेजिक रेजोल्यूशन। यानी अमेरिका, एनालिस्ट के मुताबिक अमेरिका जो है वो डिस्ट्रक्शन उसने बहुत की है, तबाही बड़ी मचाई है, लेकिन कोई स्ट्रेटेजिक उसका फायदा नहीं हुआ उसको। ट्रंप कहता है कि मिशन 4 से 6 हफ्ते में कंप्लीट होगा, लेकिन ट्रंप का मिशन काइनेटिक है। काइनेटिक का मतलब होता है बॉम्ब्स, मिसाइल्स, स्ट्राइक्स। ईरान का मिशन लीगल है, एडमिनिस्ट्रेटिव इंतजामी है, फिस्कल है। फिस्कल से मुराद इक्तसादी। लीगल देखिए होता क्या है, लीगल क्यों है? इंटरनेशनल लॉ क्लेम कर रहा है ईरान, एडमिनिस्ट्रेटिव में वो चेक पॉइंट ऑपरेट कर रहा है और फिर टोल कलेक्ट कर रहा है, तो ये इक्तसादी हो गया। ये दोनों मिशंस इंटरसेक्ट नहीं करते एक दूसरे से, आगे मिलते नहीं है। अब आप चेक पॉइंट को बॉम्ब नहीं कर सकते। जब चेक पॉइंट एक लीगल क्लेम है, एक फ्री स्केड्यूल है और एक पार्लियामेंट्री बिल है, तो आप उसको बॉम्ब नहीं कर सकते। ठीक है, अब जरा आप इंपॉर्टेंट तारीखें याद करें। 6 अप्रैल ट्रंप ने एनर्जी स्ट्राइक्स पॉज किए हैं 10 दिन के लिए। उसने कहा है कि मैं ईरान के एनर्जी सेक्टर्स पे हमला नहीं करूंगा अगले 10 दिन के लिए, यानी 6 अप्रैल को यह पॉज एक्सपायर हो जाएगा। 27 अप्रैल को एनपीटी, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो है उसकी रिव्यू कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। ये नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी होती क्या है? ये बेसिकली एक बॉडी बनी हुई है जो ममालिक को न्यूक्लियर हथियार हासिल करने से रोकती है। इस कॉन्फ्रेंस में ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम डिस्कस होगा। 14 से 15 मई ट्रंप जो है वो ट्रंप जी समिट बीजिंग में होने जा रहा है। ट्रंप जो है सदर यी जिनपिंग, चाइना के सदर से मिलने जा रहा है। इन डेट्स के बीच टूल बूथ कलेक्ट करता रहेगा ईरान युआन में। लेजिस्लेशन एडवांस होगी ईरानियन पार्लियामेंट में। आईडीएफ मैन पावर क्राइसिस और खराब होगी क्योंकि आईडीएफ के अंदर लोग भर्ती नहीं होना चाह रहे और रशिया जो है वो अरबों कमाता रहेगा। और 14 मई को जब ट्रंप यी से मिलेगा तो रेयर अर्थ डिस्कस होंगे, ट्रेड डिस्कस होगी और एक्सप्लिसिटली या इंप्लिसिटली ईरान डिस्कस होगा। अब इस सब के बीच ट्रंप की पोजीशन क्या होगी? यी जब मिलेगा ट्रंप से तो सीना तान के खड़ा नहीं होगा कि देखो मैंने एक गोली नहीं चलाई इस जंग के अंदर, तुम हारे हुए खड़े हो मेरे पास और मैं जीता हुआ खड़ा हूं एक गोली चलाए बगैर। दोस्तों अब यहां पर एक और बड़ी डेवलपमेंट है जो आज ही ब्रेक हुई है। एफबीआई डायरेक्टर है कैश पटेल। एफबीआई का पता है आपको, मेरे नाज़रीन को पता है, अमेरिका की फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के चीफ है। इनका पर्सनल ईमेल ईरानी हैकर्स ने हैक कर लिया है। हंडाला हैक टीम है इसका नाम। ये एक ईरानियन लिंक्ड हैकिंग ग्रुप है। इन्होंने पटेल के ईमेल से फोटोज, उसकी पर्सनल फोटोज, उसकी रेज्यूमे और डॉक्यूमेंट्स हैक करने के बाद ऑनलाइन पब्लिश करनी है। सीबीएस न्यूज ने कंफर्म किया है, सीएनएन ने कंफर्म किया है, रॉयटर्स ने कंफर्म किया है, जस्टिस डिपार्टमेंट ने कंफर्म किया है कि मटेरियल्स ऑथेंटिक है। हैकर्स ने क्या लिखा उस पर? हैकर्स ने बड़ा ही एक हैरत अंगेज काम किया है दोस्तों। वो लिखते हैं द सो कॉल्ड impenetrable systems of the FBI were brought to their knees within hours by our team। यानी ये जो नाकाबिले तस्खीर सिस्टम है एफबीआई का, उसको हमने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। ये लिखते हैं ऑल पर्सनल एंड कॉन्फिडेंशियल कंफर्मेशन ऑफ कैश पटेल इंक्लूडिंग ईमेल्स, कन्वर्सेशंस, डॉक्यूमेंट्स इज नाउ अवेलेबल फॉर पब्लिक डाउनलोड। वो कहते हैं जितनी भी कैश पटेल की खुफिया इंफॉर्मेशन थी, उसकी ईमेल्स, उसकी गुफ्तगू, उसके डॉक्यूमेंट्स सब पब्लिक के लिए अवेलेबल है। जिसने डाउनलोड करना है डाउनलोड कर ले।
एफबीआई का ऑफिशियल स्टेटमेंट क्या है? कहते हैं द इंफॉर्मेशन इन क्वेश्चन इज हिस्टोरिकल इन नेचर एंड इन्वॉल्व्स नो गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन। यानी हिस्टोरिकल का मतलब है 2010 से 2019 तक के ईमेल्स हैं, लेकिन उसका हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन पॉइंट यह नहीं है कि कौन सी इंफॉर्मेशन लीक हुई, पॉइंट यह है कि एफबीआई डायरेक्टर का ईमेल हैक हुआ है भाई। अमेरिका की टॉप लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी का चीफ, और यह हैक तब हुआ है जब हंडाला ग्रुप पहले से एफबीआई के रडार पर थी। एफबीआई इसको पकड़ने के लिए दिन रात कोशिश कर रहा है। पिछले हफ्ते ही एफबीआई ने उनके 4 डोमेन्स सीज किए थे। उस वक्त कैश पटेल ने क्या कहा था? उसने कहा था ईरान थ्रू दे कुड हाइड बिहाइंड ईरान थॉट दे कुड हाइड बिहाइंड फेक वेबसाइट्स एंड कीबोर्ड threats to terrorize Americans. We took down 4 of their operations pillars and we are not done. उसने धमकी दी थी कि ईरान को लगता है कि ये जो कीबोर्ड वॉरियर्स हैं, हैकर्स हैं, इनके पीछे छुप जाएगा। हमने तुम्हारे 4 डोमेन्स पकड़ भी लिए। पिछले हफ्ते की बात है, अगले हफ्ते जो है उन्होंने इसका ईमेल हैक कर लिया। एक हफ्ते बाद हैकर्स का रिस्पॉन्स था, वो कहता है वी डिसाइडेड टू रिस्पॉन्ड टू दिस रिडिकुलस शो इन अ वे दैट विल बी रिमेंबर्ड फॉर एवर। हमने वो काम किया है जो सदा याद रहेगा। यह है साइबर वॉरफेयर, और ईरान डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है कि वो इस फ्रंट पे भी कैपेबल है। नाज़रीन, अब एक डेवलपमेंट जो पाकिस्तान से रिलेटेड है। मैं पहले वाले अपने हिस्से में बता चुका हूं कि तेहरान में पाकिस्तान एम्बेसी और पाकिस्तानी एम्बेसडर की रिहाइशगाह के पास इजराइल ने बॉम्ब फेंके हैं। रॉयटर्स ने रिपोर्ट किया था कि पाकिस्तान जो है वो इजराइल को मुबैना तौर पर रोक रहा है कि ईरान के 2 लोगों को मत मारो। अमेरिका के थ्रू उसने मैसेज पैगाम पहुंचाया अराक्ची को और इनकी पार्लियामेंट गलीबाफ को, इनके पार्लियामेंट के स्पीकर को, ईरान के पार्लियामेंट के स्पीकर को। पाकिस्तान ने ये जो है वो प्रेशर दिया अमेरिका पे, अमेरिका ने इजराइल पे। इजराइल फिलहाल बाज आ गया, लेकिन अपना गुस्सा, अपनी खफ्फत मिटा रहा है पाकिस्तान पे, और उसको ये डर है कि पाकिस्तान किसी तरह से ये पीस डील ब्रेक कर लेगा। और इजराइल अकॉर्डिंग टू एनालिस्ट, मुख्तलिफ एनालिस्ट हैं, उनके मुताबिक इजराइल नहीं चाहता कि फिलहाल जंग रुके, और पाकिस्तान वो मुल्क है जो जंग रुकवाने की सलाहियत रखता है। तो सवाल जो मैं छोड़े जा रहा हूं आपके सामने, ये एनालिसिस नहीं है, सवाल है मेरा, क्या पाकिस्तान अगला निशाना हो सकता है इजराइल का? ये बहुत इंपॉर्टेंट है नाजरीन, क्योंकि सब तारीफ कर रहे हैं। डिप्लोमेट मैगजीन है बहुत मशहूर, उसने बड़ा एक इंटरेस्टिंग एनालिसिस पब्लिश किया। वो कहता है इस्लामाबाद इमर्जेंस एज अ चैनल इलस्ट्रेट्स हाउ मिडिल पावर्स कैन पंच अबव देयर वेट व्हेन लार्जर एक्टर्स आर हेम्ड इन बाय देयर ओन अलाइनमेंट्स। सिंपल वर्ड में वो कह रहा है कि पाकिस्तान एक मिडिल पावर है, सुपर पावर नहीं है अभी, लेकिन मिडिल पावर के तौर पे इमर्ज हुई है। क्या ये बात इजराइल को हजम हो रही है दोस्तों? इस पर मुझे आपका जवाब चाहिए। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए, मैं उसका जवाब जरूर देता हूं, पढ़ता भी हूं उसको। और अगर आपको हमारा काम, हमारी रिसर्च, हमारी वीडियोस पसंद हैं, तो हमारी हौसला अफजाई के लिए आप यूट्यूब पर हैं, फेसबुक पर हैं, चैनल को फॉलो कर लें या सब्सक्राइब कर लें यूट्यूब पर। और मैं लाइव जरूर आता हूं, मैं आपसे लाइव बात करता हूं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये लाइव जो गुफ्तगू आपकी मेरी होती है, ये होती है अगर आपने चैनल सब्सक्राइब किया हो। अगर आप फेसबुक पर हैं तो सब्सक्राइब कर लें, वहां पे मैं लाइव आता हूं, हफ्ते में 3-4 दफा जरूर आता हूं। और अगर आप यूट्यूब पर हैं तो यहां पर सब्सक्राइब का ऑप्शन भी है, और यहां पर एक एडवांस सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन भी है, जिसमें मैं आपसे लाइव बात करूंगा आगे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए नाजरीन, अल्लाह ने के बाद।